छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन के मौजूदा विधायक भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की एक याचिका की बड़ी चर्चा है। उस खूबचंद बघेल में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनका नाम है विनोद शर्मा। ये जब कॉलेज से घर जा रहे थे तो पुराना भिलाई थाना क्षेत्र में इन पर कातिलाना हमला हुआ। पुलिस ने 25 तारीख को ही एक और नोटिस दिया था और कहा था कि आपके जो भी मोबाइल हैं उनको भी हमको दीजिए, हमको उसकी आवश्यकता है। और पुलिस ने कहा कि ये अनलॉक और लॉगिन करके दिया जाए हमको मोबाइल। तब पहली बार चैतन्य बघेल के आवेदन में एक शब्द का उल्लेख आता है जिसमें उन्होंने कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर भी अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन के मौजूदा विधायक भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की एक याचिका की बड़ी चर्चा है। खबरें जो विभिन्न माध्यमों में आई हैं वो ये बताती हैं कि नागरिक स्वतंत्रता के विषय का मुद्दा इसमें उठा और इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पर वो याचिका क्या है मूलतः और किन कारणों से वो दायर हुई और वो क्या विषय है जिसकी वजह से बात आई कि नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है, यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई। याचिका दायर करने वाले का नाम है चैतन्य बघेल। इस याचिका का CRMP नंबर है 3019/2024। इसी याचिका को लेकर सारी बातें हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि नागरिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन हो रहा है और इसको लेकर तमाम चिंताएं जताई गई हैं। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। तो मूलतः याचिका क्या है? मूलतः ये जो याचिका है उसका नंबर मैंने बताया 3019/2024। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो पूरा मसला है इस मसले में मुझे कई बार तारीखों का, क्राइम नंबर्स का और कुछ नामों को देखना होगा और तो आप तक गलत जानकारी न जाए, इसलिए मैं कागज़ों की तरफ निगाह रखूंगा। तो कृपया ऐसा मत मानिएगा कि मैं कहीं और देख रहा हूं, मैं कागज़ों की ओर देख रहा हूं ताकि आप तक सही जानकारी आए। तो 3019 क्राइम जो याचिका दायर हुई है, ये याचिका दरअसल दुर्ग जिले के भिलाई थाने में एक FIR दर्ज हुई 19 जुलाई को, जिसका क्राइम नंबर है 278/2024 और इस क्राइम नंबर को क्वेश्चन करने की मांग करती है, यानी खारिज करने की मांग करती है। ये याचना थी उसमें। एक याचना ये भी थी कि नो कोर्सिव एक्शन का आदेश दिया जाए। तो पहले ये जान समझ लीजिए कि वो FIR क्या है, उसकी भूमिका क्या है, उसका परिदृश्य क्या है और चैतन्य बघेल क्यों कह रहे हैं कि इसको क्वैश करो। ये जो FIR है ये खूबचंद बघेल नाम का एक कॉलेज है उस इलाके में, यानी पुराना भिलाई थाना क्षेत्र में। उस खूबचंद बघेल में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनका नाम है विनोद शर्मा। ये जब कॉलेज से घर जा रहे थे तो पुराना भिलाई थाना क्षेत्र में इन पर कातिलाना हमला हुआ। 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रारंभिक तौर पर FIR दर्ज हुई। इस मामले में पुलिस ने रीवा से अलग अलग समय में 6 आरोपियों को पकड़ा और इनसे जो पूछताछ हुई, जितनी भी इंट्रोगेशन हुआ, उसके बाद पुलिस 3 लोगों की तलाश में जुट गई। ये जो 3 लोग थे ये 3 भिलाई से संबंधित थे। इनके जो नाम हैं वो नाम है प्रवीर शर्मा, शिवम उर्फ मुकेश मिश्रा और धीरज वस्त्रकार। इसके ठीक पहले ये बता दूं आपको कि ये जो FIR है 278/2024, इसमें जो धाराएं हैं वो है 109, 296, 3(5) और 351(3). तो इस FIR के तहत जांच शुरू हुई। रीवा से 6 लोग को पकड़ा गया अलग अलग समय पे और उनसे 3 नाम मिले, प्रवीर शर्मा, शिवम उर्फ मुकेश मिश्रा और धीरज वस्त्रकार। पुलिस इनकी तलाश में जुटी, इनको ये नहीं मिले, ये गायब हो गए, नदारद हो गए। तो दुर्ग पुलिस ने इन सब के खिलाफ 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया। ये हमला क्यों हुआ, भाड़े के गुंडों को बुलाकर असिस्टेंट प्रोफेसर को क्यों मारा गया, क्यों पिटवाया गया, इस गुत्थी का जवाब पुलिस तलाश रही है और शायद इसका जवाब तभी मिलेगा जब ये जो 3 अहम किरदार हैं जिनका रिश्ता भिलाई से है, प्रवीर, शिवम और धीरज, ये जब मिलेंगे तो इसका जवाब मिलेगा। या हो सकता है इसमें से प्रवीर मिल जाए तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो जब ये घटना हुई उस समय इस घटना को लेके कि घटना क्यों हुई, जन चर्चाएं शुरू हो गई, जिसमें किस्सेबाजी, कयासबाजी जैसा विषय था।
जब तक जो किस्सेबाजी है, जब तक उसका कोई यथार्थ प्रमाण नहीं मिलता, तब तक वो विशुद्ध गप है। तो उन गप को छोड़ दीजिए, उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस घटना को लेकर बहुत सारी चर्चाएं रही हैं। तब जब ये घटना हुई यानी 19 जुलाई को, तब भी ये चर्चाएं थी। आज जब 13 नवंबर है, तब भी वो चर्चाएं उसी तेजी के साथ हैं। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, वो चर्चाएं हैं, अभी तक उन चर्चाओं का कोई आधार नहीं है। वो चर्चाएं बड़ी विचित्र और बेढप सी हैं। बहरहाल, जब इस मामले की जांच पुलिस ने शुरू की, इन 3 आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित हो गया, तो एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने इन जनचर्चाओं को और बल दे दिया। और वो घटनाक्रम था जब भूपेश बघेल यानी पाटन के मौजूदा विधायक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को पुलिस ने नोटिस जारी किया और तलब किया। भिलाई पुलिस ने जो चैतन्य बघेल को नोटिस जारी किया था, वो जारी किया था 25 सितंबर को और कहा कि आप 26 सितंबर को बयान देने आइए। 26 सितंबर को चैतन्य बघेल थाने पहुंचे बयान देने के लिए। पुलिस ने 25 तारीख को ही एक और नोटिस दिया था और कहा था कि आपके जो भी मोबाइल हैं उनको भी हमको दीजिए, हमको उसकी आवश्यकता है। और पुलिस ने कहा कि ये अनलॉक और लॉगिन करके दिया जाए हमको मोबाइल। चैतन्य बघेल गए, उनसे बयान उनका लिया गया, कैमरे की रिकॉर्डिंग में बयान हुआ। एसडीओपी स्तर के अधिकारी वहां मौजूद रहे, विवेचना अधिकारी के अलावा, और वो 2 मोबाइल भी ले लिए गए। तो उसके बाद एक नोटिस 15 अक्टूबर को पुलिस ने फिर दिया चैतन्य को और कहा कि आपका जो गूगल आईडी है और उसका जो पासवर्ड है वो हमको दीजिए, आप, हमको उसकी जरूरत है। इसके जवाब में 16 अक्टूबर को चैतन्य बघेल के अधिवक्ता ने जवाब दिया कि जो भी जानकारी मोबाइल से रिलेटेड थी वो अनलॉक करके और लॉगिन करके आपको दी गई है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं हमारे पास, हम आपको नहीं दे पाएंगे, है ही नहीं। लेकिन उसके बाद 23 अक्टूबर को भिलाई पुलिस ने तीसरा नोटिस जारी किया और 24 अक्टूबर को थाने बुलाया उसी विषय के साथ। इसमें उन्होंने कहा कि हमको गूगल टेकआउट का प्रयोग करना है, इसलिए आप अपनी गूगल आईडी और पासवर्ड हमको दीजिए। 24 तारीख को थाने बुलाया था चैतन्य बघेल को। 24 तारीख को चैतन्य बघेल ने डीजीपी को एक पत्र लिखा, इसके साथ साथ भिलाई थाने को भी एक पत्र गया और दुर्ग जिले के पुलिस अधिकारियों को भी, लेकिन मूल पत्र गया डीजीपी को। और उसमें उन्होंने कहा कि गूगल टेक का की आवश्यकता, उसका प्रसंग पुलिस बता रही है और जो पुराना जो विषय था मोबाइल का वो तो मैं दे चुका, बयान जो था मैं दे चुका, लेकिन पुलिस दुर्भावना से कार्रवाई कर रही है। और तब पहली बार चैतन्य बघेल के आवेदन में एक शब्द का उल्लेख आता है जिसमें उन्होंने कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर भी अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गूगल टेक की जानकारी लेना चाह रहे हैं। पुलिस की जांच चलती रही, ये डीजीपी तक उनका पत्र पहुंच गया, चैतन्य तक, और उस पत्र के साथ साथ पुलिस की अपनी जांच चलती रही। जो आरोपी नहीं मिल रहे थे तीनों, उनकी भी तलाश चलती रही। इसी बीच में चैतन्य बघेल ने हाई कोर्ट में वह याचिका दायर की जिस याचिका की खबरों में खूब चर्चाएं हैं। तो वो याचिका क्या कहती थी और उस पर कोर्ट में क्या हुआ, अब वो आपको बताता हूं। ये वो याचिका है जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया। 3019/2024 याचिका ये दायर हुई। इस याचिका में चैतन्य बघेल की ओर से याचना की गई कि भिलाई थाने में वो जो एफआईआर है जिसका नंबर है 278/2024, उसे क्वैश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस मांग के साथ साथ ये याचना भी की कि जो नो कोर्सिव एक्शन होता है, नो कोर्सिव एक्शन का प्रचलित जो अर्थ है वो ये है कि पुलिस बलपूर्वक निरोध नहीं कर सकती, आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। उसका प्रचलित अर्थ यही निकाला जाता है। टेक्निकल उसका विधिक क्या अर्थ है मैं वो नहीं बता पाऊंगा आपको। तो नो कोर्सिव एक्शन की भी याचना की गई कि या तो एफआईआर क्वैश कीजिए, वो तो मूल मांग थी ही, उसके साथ नो कोर्सिव एक्शन की भी याचना की गई कि हमें आप नो कोर्सिव एक्शन का आदेश दीजिए। अब उस याचिका में कहा गया कि गूगल टेकआउट का प्रयोग करके पुलिस दबाव दे रही है। किस पर? चैतन्य बघेल पर। याचिका में कहा गया पुलिस अवैध आचरण कर रही है। याचिका के शब्द हैं अवैध रूप से दर्ज एफआईआर को रद्द करने की कार्रवाई होनी चाहिए। एक एफआईआर है, उसको कहा गया है अवैध रूप से दर्ज एफआईआर को रद्द करने की कार्रवाई हो।
अब हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, इस याचिका की। ये सुनवाई हुई 12 नवंबर को। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस ए के प्रसाद की जो बेंच थी, इसने इसकी सुनवाई की। अब इस याचिका का जब सुनवाई का अवसर आया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई ये क्वेशिंग की मांग कर रहे हैं आप, अभी आप आरोपी नहीं हैं, इसमें क्वेशिंग की मांग कैसे कर रहे हैं, ये इसका प्रसंग क्या उठ रहा है। लेकिन इस विषय पर बातचीत वो बोल ही रहे थे। कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और सीनियर एडवोकेट हैं, जो चैतन्य बघेल की ओर से उपस्थित थे, उन्होंने इस विषय पर जो पहला आर्गुमेंट किया था, वो आर्गुमेंट इस विषय पर था ही नहीं, क्वेश्चनिंग पर नहीं था। यानी याचिका की जो याचना थी, जो मूल विषय था, मूल तत्व था, उस पर वो बात नहीं किए। उन्होंने शुरू की बात नागरिक स्वतंत्रता के विषय से। उन्होंने कहा गूगल टेकआउट की जानकारी क्यों मांग रहे हैं हमसे, ये नागरिक स्वतंत्रता का हनन है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि जो मूल विषय है, मूल विषय तो ये है कि क्वेशिंग, एफआईआर खारिज करने की बात। तो पुलिस तो अपनी जांच कर रही है, और पुलिस जब जांच कर रही है तो अगर कुछ मिलेगा तो चालान में पेश करेगी ही। लेकिन कपिल सिब्बल जी इसी बात को उन्होंने फिर कहा कि सर ये नागरिक स्वतंत्रता का विषय है, अगर मैं आरोपी नहीं हूं तो मेरे से ये गूगल टेकआउट की जानकारी क्यों मांग रहे हैं, मेरा आईडी पासवर्ड क्यों मांग रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता शशांक से सवाल किया कि भाई ये क्या है, क्यों मांग रहे हैं आप। जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि जब डीएनए का भी परीक्षण होगा या कोई भी अन्य ऐसा कोई फॉरेंसिक से जुड़ा हुआ कोई आपको जब साक्ष्य लेना होता है, भले वो ब्रेन मैपिंग हो या नार्को हो, तो अभियुक्त की सहमति अनिवार्य होती है। आपने ये कैसे मांग लिया है सीधे, डिजिटल किस रूप में मांग रहे हैं, किस अधिकारिता से मांग रहे हैं। तो राज्य सरकार ने फिर से कहा कि सर ये जो याचिका है, इस याचिका का मूल जो है वो तो एफआईआर की क्वेशिंग है। अब ये इसमें इस चीज को गूगल टेकआउट को ला रहे हैं, और गूगल टेकआउट की जानकारी हमने मांगी है, और उसके लिए राज्य ने तर्क दिया कि हमें जांच के लिए आवश्यकता थी, इसलिए हम मांगे हैं। कपिल सिब्बल साहब ने इसका फिर प्रतिरोध किया। उन्होंने कहा सर ये गूगल टेकआउट की जानकारी जो मांग रहे हैं, ये नागरिक स्वतंत्रता का अवहेलना है सीधे सीधे, मैं आरोपी इसमें नहीं हूं। जस्टिस रमेश सिन्हा ने इस पर कहा कि जो आपकी याचिका है, उस याचिका में मूल विषय तो क्वेशिंग है, और क्वेशिंग को लेकर जब आप आरोपी नहीं हैं तो ये प्रसंगहीन बात हो जाती है। और जो आप नागरिक अधिकार की बात कर रहे हैं, गूगल टेकआउट की बात कर रहे हैं, तो आप अपनी याचिका को परिवर्तित कीजिए, संशोधित करिए, और तब इसकी सुनवाई हो पाएगी। जब ये बात डायस से कही गई तो कपिल सिब्बल जी ने कहा कि सर ठीक है, हम याचिका को संशोधित करके प्रस्तुत करते हैं, लेकिन तब तक कोई कार्यवाही ना हो। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता, आप इन चीज़ों को जानते हैं और ये आग्रह नहीं माना जा सकता है। तो आप 2 हफ्ते का हम आपको समय देते हैं, अपनी याचिका को संशोधित करके आप हमारे पास फिर से ले आइए, हम इसकी सुनवाई कर लेंगे। और उसके बाद इस केस पर विषय समाप्त हो गया। लेकिन फिर विषय हुआ कि ये गूगल टेकआउट क्या है, ये आप भी सोच रहे होंगे। तो अब वो आपको बताता हूं कि वो क्या गूगल टेकआउट है जिस वजह से चैतन्य बघेल जी को ये लग रहा है, या उनके वकील को लग रहा है, जो दलील दी गई, कि नागरिक स्वतंत्रता की सीधी अवहेलना हो रही है। कौन सी गोपनीयता है जो भंग हो जाएगी, गूगल टेकआउट क्या चीज है जो बता देती है, अब वो आपको बताता हूं। जिस गूगल टेकआउट को लेके पूरा मसला खड़ा हुआ है, दरअसल गूगल टेकआउट एक तकनीक है। ये तकनीक का उपयोग करने के लिए आईडी और पासवर्ड दोनों जरूरी है। जैसे ही इस तकनीक का उपयोग होगा तो पूरा डाटा डाउनलोड हो जाता है। डाटा किस चीज का, गूगल खाता कब बना, किस समय बना, और आज जैसे कि आज 13 नवंबर है, तो 13 नवंबर तक उस गूगल अकाउंट में क्या क्या चीजें हुई हैं, उस सारा डाटा डाउनलोड करके आपको गूगल उपलब्ध करा देगा। अब इसमें क्या क्या डाटा मिलेगा, इसमें गूगल से जुड़े जितने उत्पाद हैं जिनका उपयोग किया गया होगा, उन सबकी जानकारी इस गूगल टेक आउट से मिल जाती है। उसमें यदि आपने जोमेटो का ही प्रयोग किया है तो कहाँ पे किया, कब किया, आप उस समय कहाँ थे, यानी गूगल मैप, यूट्यूब, जीमेल, और हर वो चीज जिसका प्रोडक्शन या जिसका संबंध गूगल से है,
वो सारी चीज़ों की जानकारी आपको गूगल दे देता है। तो जब ये जानकारी मांगी गई तो इसी को गूगल टेकआउट कहते हैं और इसी पर आपत्ति हुई। जब इस याचिका की सुनवाई हो रही थी तो चीफ जस्टिस ने इस पर रमेश सिन्हा जी ने यही कहते हुए सवाल भी किया तल्ख स्वरों में कि आप वो जानकारियां कैसे मांग रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ और ऐसी जानकारियां हो जो निजी हों, उसको उसको आपको कैसे मिल जाएगा। ये बात उन्होंने तब कही थी जब उन्होंने यह प्रश्न किया था कि किसी अन्य अभियुक्त के बारे में जब कोई जानकारी लेनी हो, कोई फॉरेंसिक उसका एविडेंस कलेक्ट करना हो, फिर चाहे डीएनए हो या अन्य सारी चीजें हों जिसमें ब्रेन मैपिंग होता है, तो भी अभियुक्त की सहमति होती है, तो वो उसके बगैर आप इसको कैसे कर रहे हैं। तो राज्य ने अपने तय उसका जवाब दिया कि हमने जानकारी मांगी, हमने पूछा इसीलिए कि हमें वो दें। तो बहरहाल अब इस गूगल टेकआउट का विषय यही है कि अगर वो जानकारी मिल जाएगी तो उससे सारे लोकेशन और बहुत सारी सारी जो चीजें हैं वो सामने आ जाती हैं कि किन संदर्भ, किन संबंधित व्यक्ति ने कब कौन सा ऐप इस्तेमाल किया, कितने बजे इस्तेमाल किया, उस समय उसकी अपनी लोकेशन क्या थी और क्या हुआ, ये सब कुछ मिलता है। और यही है गूगल टेकआउट। और इसी विषय को कपिल सिब्बल ने उठाया कि ये जानकारी मांग रहे हैं, इससे मेरी नागरिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। हाईकोर्ट ने बिला शक इस पर सहमति जताई है, लेकिन जो याचिका है उस याचिका में जो अंतर्निहित तत्व थे, मसलन एफआईआर को क्वैश करना या कि नो कोर्सिव एक्शन का आदेश हाईकोर्ट से मिले, ये जो याचना थी, इन दोनों विषयों पर चैतन्य बघेल को कोई राहत नहीं मिली। विषय नागरिक स्वतंत्रता पे आ गया। कपिल सिब्बल जी ने वहीं से स्टार्ट किया था, उनका आर्गुमेंट का स्टार्ट ही वो था। और इस पर फिर हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी कि ठीक है, आप अपनी याचिका को संशोधित करके प्रस्तुत करिए ताकि हम इस विषय पर बात कर पाएं, क्योंकि अभी जो आपकी याचिका है उसके मूल विषय में ये चीज नहीं है। याचिका में एक जगह उल्लेखित था, कपिल सिब्बल जी ने उसको बताया भी कि हमने यहाँ लिखा है, लेकिन जो मूल विषय था वो मूल विषय क्वेश्चन था और इसी कारण हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका संशोधित कर लीजिए। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीजें गूगल टेकआउट के अलावा कि चैतन्य बघेल इसमें क्यों, कैसे, इसका क्या ताना बाना है, वो कुछ जो मैं समझ पाया वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, याचिका में चैतन्य बघेल की ओर से यह दलील है कि उनके पिता प्रमुख राजनीतिक हस्ती हैं, प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बढ़ते अपराध समेत कई विषयों को लेके वो पुलिस की लानत मलामत करते हैं और इस कारण पुलिस नाराज है और उस दुराग्रह पूर्वाग्रह के साथ वो कार्रवाई कर रही है। लेकिन अगर हम उस नोटिस को देखें, जो नोटिस चैतन्य बघेल को पुलिस ने दिया था, जिसके बाद चैतन्य बघेल भिलाई थाने आए थे, उसकी जो भाषा है और उसके ठीक पहले जो कुछ हुआ है, उसके जो संयोग हैं, अगर उसको जोड़ दें तो कुछ संकेत मिलते हैं। पुलिस ने जो नोटिस दिया था उसके शब्दों को पढ़ता हूं, सुनिए। घटित घटनाक्रम के संबंध में आए तथ्यात्मक बिंदुओं के आधार पर आपसे पूछताछ कर कथन लेकर सत्यता ज्ञात करना आवश्यक है। फिर से ध्यान से सुनिए। घटित घटनाक्रम के संबंध में आए तथ्यात्मक बिंदुओं के आधार पर आपसे पूछताछ कर कथन लेकर सत्यता ज्ञात करना आवश्यक है। नोटिस के आखिरी में लिखा हुआ है, आपकी अनुपस्थिति या कथन देने से इनकार करने को अनुसंधान में असहयोग माना जाएगा। अब ये नोटिस कब भेजा गया था? नोटिस जो सबसे पहले भेजा गया था वो भेजा गया था 25 सितंबर को, और उसके ठीक पहले रीवा से जो आरोपी थे, जो रीवा में पकड़ाए थे, जिन्होंने प्रोफेसर विनोद शर्मा को मारा था, कातिलाना हमला किया था, उनसे पुलिस पूछताछ कर चुकी थी। यानी पुलिस ने जो पूछताछ की उन आरोपियों से जिन्होंने हमला किया था, उनसे कुछ ऐसा तथ्यात्मक मिला जिसके आधार पे चैतन्य बघेल से पूछताछ करना पुलिस के लिए जरूरी था। इस नोटिस को, जो उसके शब्द हैं और उसके ठीक पहले का वो संयोग जिसमें आरोपी पकड़ा गए, मारने वाले, और उनसे जो बयान लिए गए, क्योंकि उसके बाद उनको जेल भेजा गया, तो जाहिर है पुलिस ने पूछताछ की होगी, पुलिस ने बयान लिया गया होगा, तो वो बयान और उस बयान के बाद का नोटिस, तो इन दोनों के संयोग और इन शब्दों को मिला दें तो समझ आता है कि आखिरकार संकेत क्या हैं। अब एक और अहम बात, वो जो प्रवीर शर्मा है, 3 किरदार जो भिलाई के हैं जो गायब हैं, उनमें से प्रवीर शर्मा की पुलिस को सबसे ज्यादा तलाश है। ऐसे संकेत हैं पुलिस की ओर से कि प्रवीर शर्मा वो प्रमुख किरदार है
जिसकी अहम भूमिका थी प्रोफेसर को पिटवाने में या उन पर जानलेवा हमला करने में, या शायद कोई और गंभीर अनिष्ट घटना हो सकती थी, मगर उसकी सबसे अहम कड़ी है प्रवीर शर्मा। प्रवीर शर्मा को लेकर ये चर्चाएं हैं कि वो चैतन्य बघेल के सबसे करीबियों में से एक हैं। चर्चाएं ये भी कहती हैं कि प्रवीर शर्मा चैतन्य बघेल के व्यावसायिक साझेदार भी रहे हैं, पर ये चर्चाएं हैं। ये चर्चाएं कितनी सही और कितनी झूठ, हम इसका सच नहीं जानते हैं। तो ये कुल जमा पूरा मसला है। एक याचिका दायर हुई हाई कोर्ट में, वो मैंने आपको बता दिया कि वो याचिका क्या कहती है, वो याचना क्या थी। तो वो याचना फिर से बता देता हूं संक्षेप में कि वो याचना ये थी कि एक एफआईआर है 278/2024, उसे खारिज कर दिया जाए। ये पुराने भिलाई थाना में है। और ये याचना भी थी कि नो कोर्सिव एक्शन का आदेश दे दिया जाए। लेकिन जब इस याचिका की सुनवाई शुरू हुई तो कपिल सिब्बल साहब ने आर्गुमेंट शुरू किया नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार के हनन पे, और जो मूल विषय याचिका का था, जो याचना थी, वो विषय कुछ और था। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि आप अपनी याचिका को परिवर्तित कर दीजिए, उसको संशोधित करके प्रस्तुत करिए। और चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने राज्य से तल्ख तेवरों में पूछा भी कि आप ये कैसे कर रहे हैं, तो राज्य ने उसका जो जवाब दिया वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ये याचिका संशोधित होकर प्रस्तुत होगी, 2 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी। याचिका के मूल विषय एफआईआर को क्वैश करना या नो कोर्सिव एक्शन, ऐसा कोई आदेश नहीं मिल पाया इस याचिका में। ये बात कपिल सिब्बल साहब ने कही भी कि मैं 2 हफ्ते के बाद इस याचिका को संशोधित करके प्रस्तुत करता हूं सर, लेकिन तब तक कोई कार्यवाही ना हो। हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर इनकार किया कि नहीं, हम ऐसा कोई आदेश नहीं देंगे। और एफआईआर क्या है, किस प्रसंग संदर्भ से जुड़ी हुई है, उसमें चैतन्य बघेल साहब कहां से इंट्रोगेशन में शामिल हो गए हैं, ये भी आपको बता दिया। तो अभी फिलहाल चैतन्य बघेल को न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है, ये एक बात। उनकी जो याचना है, जिसको गूगल टेक को लेकर उनकी आपत्ति है, उस पर अब हाई कोर्ट 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। तीसरी बात, हाई कोर्ट ने पुलिस को कोई रोक नहीं लगाई, पुलिस अपनी विवेचना करती रहेगी जब भी उसकी विवेचना हो और जिस भी तरीके से हो। 2 हफ्ते बाद इस याचिका की सुनवाई है। तो ये पूरा विषय है, पूरा प्रसंग है। यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ था, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूं। प्रणाम।